हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का CBVकल आर्ट्स क्लासेस में। दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट NCERT के क्वेश्चन जो बहुविकल्पीय हैं उसको भी कर लीजिए ताकि यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाए तो आपका कवर हो जाए। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है। तो दोस्तों, ऐसा कौन सा इसमें से नगर है जो नदी के तट पर स्थित नहीं है, ये बात कहना चाह रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, आगरा जो है ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है, तो ये यमुना नदी हो जाएगा। ठीक है। भोपाल की बात करते हैं, पटना देखिए गंगा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। और कोलकाता जो है ये गंगा की एक सहायक नदी है। सहायक क्या, वितरिका है। वितरिका मतलब एक धारा अलग होती है, उसे हुगली कहते हैं। ठीक है। आपने हुगली के बारे में नाम सुना होगा। तो जो कोलकाता है ये हुगली नदी के तट पर है। इसमें दोस्तों भोपाल जो है ये किसी नदी के तट पर स्थित नहीं है, तो करेक्ट आंसर भोपाल हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दे सकते हैं, नेक्स्ट जो यहाँ पे दिया गया है, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषता नगर की परिभाषा अंग नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि नगर की परिभाषा अंग नहीं है, इसमें दोस्तों जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये वाला तीसरा। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पूछे जाने के समय बिल्कुल ना के बराबर, लेकिन NCERT में दिया गया तो मैंने बता दिया है। बिल्कुल मान के चलिए 1% चांस है, बाकी 99% चांस नहीं है, तो इसको उतना ध्यान नहीं रखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों दे सकते हैं, निम्नलिखित में से किस पर्यावरण में प्रक्षिप्त ग्रामीण बस्ती की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पे दिया गया है ग्रामीण बस्ती की अपेक्षा नहीं की जा सकती है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, गंगा का जलोढ़ मैदान। यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगी। ये भी कोई खास ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन NCERT का तो आप ध्यान रखिएगा एक बात। ठीक है। पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन दे सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। इसमें कहा गया है, निम्नलिखित में से नगर का कौन सा वर्ग अपने पदानुक्रमांक जो है के अनुसार क्रमबद्ध है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि कब सबसे बड़ा छोटा ऐसे कौन से है, तो वहाँ पे देखना है कौन कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। दोस्तों इस क्वेश्चन का मतलब इतना सा है कि सबसे बड़ा इसमें नगर कौन सा, तो सबसे बड़ा नगर इसमें मुंबई है, फिर इसके बाद कोलकाता है, फिर दिल्ली, फिर चेन्नई। ठीक है। तो यहाँ पे ये क्रम सही हो जाएगा, इसमें घा जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ये खत्म हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं अगले चैप्टर की। ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिए। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है NCERT का कि जो है निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देखिए अजैव संसाधन है, अनवीकरणीय है, जैव संसाधन है या अचक्रीय है। तो दोस्तों आपको बता दें, यहाँ पे सवाल पूछा गया है जल किस प्रकार का संसाधन है, यहाँ पूछा गया है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आंसर समझने की कोशिश करिए, क्योंकि यहाँ पे आंसर गलत दिया है तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। जल किस प्रकार का संसाधन कहा गया है। ठीक है। मतलब जल को हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, पुनः वेरीफाई कर सकते हैं, इस बात को कहा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे जल को हम कह सकते हैं क्या अजैव संसाधन है। अजैव का मतलब जिसमें जीवन व्याप्त न हो। ठीक है। तो जल में जीवन व्याप्त नहीं है, आप सभी अच्छे जानते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिन्हें हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो जल को तो हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं ना, जल खत्म हो जाएगा तो पुनः प्राप्त कर सकते हैं उसे। ठीक है। अब तो यहाँ पे देखिए, जब किसी शब्द के आगे आ लग जाए, छोटा आ लग जाए, तो समझ जाना उस शब्द में नकारात्मक शब्द छुपा हुआ है। तो इसीलिए दोस्तों नवीकरण क्या मतलब होता है, जिन संसाधन को नया बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है आ मतलब नया नहीं बना सकते हैं, तो जल को तो हम पुनः प्राप्त कर ही सकते हैं। ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे लिखा है जैव संसाधन। जैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जिसमें जीवन व्याप्त होता है। ठीक है। तो जल संसाधन में जीवन व्याप्त नहीं है, आप सभी जानते हैं, अजैव संसाधन में आ जाएगा ये। अब देखिए अगला अचक्रीय संसाधन है। चक्रीय का मतलब होता है जो चक्र में चलता हो, और यहाँ पे आ लिखा है। मैंने आपको बताया अभी कि जब शब्द के आगे आ लग जाए तो वहाँ पे समझ जाना नकारात्मक शब्द छुपा हुआ है। तो सवाल ये कि क्या हम जल को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ये तो गलत हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर अजैव संसाधन हो जाएगा इसमें, क्योंकि जल में जीवन व्याप्त नहीं होता है, जल ही जीवन है। जल के द्वारा इंसान जीवित रह सकता है, लेकिन जल में जीवन नहीं दोस्तों। अगर जल में जीवन होता तो आप खुद सोच सकते हैं, जल चलता फिरता, बोलता, उठता, बैठता, सब कुछ करता, लेकिन जल में जीवन व्याप्त नहीं है, इसीलिए दोस्तों यहाँ पे अजैव संसाधन हो जाएगा। यहाँ पे NCERT में जो सवाल दिया गया यहाँ पे गलत दिया गया है, तो मैं आपको बताने की मैंने पूरी कोशिश किया कि आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो ये जो उत्तर दिया गया यहाँ पे ये पूरी तरह से तो गलत है। ठीक है। सवाल इसका यही सही होगा, क्यों सही होगा मैंने आपको बता दिया क्यों सही होगा। आगे देखिए क्वेश्चन मुझको यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित दक्षिण भारत राज्यों में किस राज्य में भौमजल उपयोग इसके कुल भौमजल के संभाव से ज़्यादा है, मतलब कि जितना क्षेत्र है उसका ज़्यादा जल उपयोग करते हैं, तो तमिलनाडु ज़्यादा इसका उपयोग करता है। इसको भी क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है, देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित सेक्टरों में से किस सेक्टर में है। तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा इसमें सिंचाई इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर दे सकते हैं। इस चैप्टर से दोस्तों संसाधन से सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुविकल्पीय के भी, अतिलघु के भी, विस्तृत के भी और मैपिंग के भी, तो ध्यान रखिएगा इस चैप्टर को। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सवाल पूछा गया, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है। तो तेल क्षेत्र की बात करें तो इसमें असम हो जाएगा। ठीक है, इसमें करेक्ट असम हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन दोस्तों दे सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखेंगे। पहला जो है यहाँ पे पूछ सकता है, तो तारापुर इसमें राइट हो जाएगा। तारापुर कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। ठीक है, तारापुर कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। और इसको मैंने परमाणु ऊर्जा केंद्र को ट्रिक के दोस्तों बहुत अच्छे से आपको बताया भी था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे इंपॉर्टेंट में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। भूरा हीरा लिग्नाइट को कहा जाता है, भूरा हीरा दोस्तों लिग्नाइट को कहा जाता है। ये इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिग्नाइट को भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा अनवीकरणीय स्रोत है। अनवीकरणीय स्रोत का मतलब ये होता है जिससे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जल, सौर, ताप, पवन। देखिए इसमें से जल को भी पुनः प्राप्त कर सकते हैं, सौर को भी, ताप को भी। अब यहाँ पे आप खुद एक बार दोस्तों ध्यान से सोचने की कोशिश करिए। यहाँ पे जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, ये जल, ठीक है, अभी ऊपर आप पढ़े थे कि जल को हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे कैसे ये दे दिया कि अनवीकरणीय है। तो इसमें दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे जो ताप है, ठीक है, ये ताप इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब जल को हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, सौर ऊर्जा को भी और पवन ऊर्जा को भी। तो वहाँ पे आप खुद दे सकते हैं कि इसमें जो आंसर दिया है वो इसी पैटर्न पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन अब खत्म हो चुका है। 8वां लेसन दोस्तों कट चुका है। यहाँ पे दे सकते हैं, प्रादेशिक नियोजन का संबंध किससे है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। प्रादेशिक नियोजन का संबंध किससे है। दोस्तों इसमें जो सवाल हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा क्षेत्र विशेष के उपागम। अब सवाल है कि प्रादेशिक नियोजन क्या होते हैं या प्रादेशीय नियोजन क्या होते हैं। मैंने आपको बताया था नियोजन के बारे में, जब कोई भी काम किया जाए योजनाबद्ध तरीके से तो उसे नियोजन कहते हैं। अब प्रादेशीय, मान लीजिए किसी प्रदेश का विशेष हमको विकास करना है, तो हमको योजना बनाना पड़ेगा। जैसे मान लो आप पेपर देने जा रहे हो, तो पेपर देने जाने से पहले आपको योजना बना लेनी है कि अपने घर से कितने बजे निकलना है, क्या क्या लेकर जाना, सामग्री में पूरा योजना बना लेते हैं। ठीक है, तो आप जो योजना बनाते हो पेपर के लिए बनाते हो ना, तो उसी को हम योजना कह सकते हैं या नियोजन कह सकते हैं। वैसे ही प्रदेश के विकास के लिए जो हम योजना बनाएंगे उसी को नियोजन कहते हैं या प्रादेशिक नियोजन कहेंगे। तो क्षेत्र विकास के उपागम, मतलब कि जो क्षेत्र विशेष है उसको हम जब किसी भी क्षेत्र को विकास करेंगे तो उसके लिए कौन कौन से उपागम यानी साधन होने चाहिए, और फिर इसके बाद हम कैसे उसका विकास करेंगे उसके बारे में दोस्तों इसमें कहा गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ITDP निम्नलिखित में से किस संदर्भ में वर्णित है। दोस्तों ये है समन्वित जनजाति प्रोग्राम। ये जो है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ITDP के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि ये होता है IT मतलब इंटीग्रेटेड टी मतलब ट्राइब जो है डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इंटीग्रेटेड ट्राइब डेवलपमेंट प्रोग्राम मतलब समन्वित जनजाति विकास प्रोग्राम, इसमें ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषण विकास के लिए इनमें से कौन सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो आप सभी को पता है जो इंदिरा गांधी नहर है वो जो है पंजाब से निकलकर राजस्थान के एरिया में आती है और कृषि क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान देता है। तो यहाँ पे कृषि विकास के लिए सबसे बड़ा इसका जो है महत्वपूर्ण कारक हो जाएगा। लास्ट चैप्टर दोस्तों दे सकते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है। तो मैंने आपको बताया था प्रदूषित नदी के बारे में, गंगा और यमुना के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों यमुना जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रदूषित सबसे नदी यमुना कही जाती है, जो मथुरा में आके वहाँ पे जो पेट्रोलियम वहाँ पे रिफाइनरी सेक्टर है वहाँ से, तो वहाँ पे आता है सारा प्रदूषण, वहाँ पे मिल जाता है यमुना नदी में। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा रोग जलजन्य है। इसमें कौन सा रोग है जो जलजन्य है, मतलब जल के द्वारा होता है।
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अतिसार, इसमें राइट आंसर हो जल से होने वाले रोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा एक कारण है। अम्ल वर्षा के एक कारण है दोस्तों, इसमें बता दें कि अम्ल वर्षा वायु प्रदूषण। ठीक है, देखिए वायु प्रदूषण में जैसे अम्ल वर्षा क्या होता है, जैसे मान लो कि ये कोई क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ लगी हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ लगी हैं, तो अब क्या होगा, कंपनी से निकलने वाले जो धुएं होंगे, ठीक है, ये ऊपर जाएंगे। जब धुआं ऊपर जाएगा तो कहीं न कहीं वायुमंडल को दूषित करेगा, और फिर इसके जहरीली जो गैसें होंगी ये हमारे वायुमंडल को प्रदूषित करके जो है, और फिर जो बारिश होगी उस बारिश के साथ मिलकर जो है कहीं न कहीं उसको प्रदूषित कर देंगे, यानी अम्लीय वर्षा होने लगेगी। तो दोस्तों कहीं न कहीं जिम्मेदार है कौन, वायु प्रदूषण। ठीक है, जल प्रदूषण नहीं होगा, वायु प्रदूषण अम्ल वर्षा के लिए एक इसमें सबसे बड़ा कारण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए यहाँ पे, प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक के लिए उत्तरदायी क्या है प्रवास के लिए। देखिए सबसे बड़ा कारण ये है कि प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक मैंने आपको बताया था कि क्या होता है। ठीक है, तो अप मतलब आना, प्रति मतलब जाना, जब किसी स्थान को छोड़कर लोग चले जाते हैं तो उसे प्रतिकर्ष कारक जात कहते हैं, और जहाँ पे आते हैं उसे अपकर्ष कारक कहते हैं। तो ये प्रवास सबसे बड़ा इसमें कारण हो जाएगा। दोस्तों ये एनसीईआरटी कुछ जो क्वेश्चन थे जो भी आपसे मैंने बताया ये पूछ सकते हैं, तो आप इसे ध्यान रखिएगा, एक बार रिविजन कर लीजिए ताकि आपको तैयार हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।